नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अच्छा था या अजीब था, आप तय कीजिए। जिस जगह पर संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ उससे थोड़ी ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, मगर राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई, लेकिन उनका लिखा हुआ भाषण राज्यसभा के उपसभापति ने जरूर पढ़ा। जबकि उसी नए सदन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुलाए गए थे। नए भवन से थोड़ी ही दूर पर उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, मगर उन्हें भी नहीं बुलाया गया, जबकि उनका लिखा हुआ भाषण भी उपसभापति ने ही पढ़ा। इन दोनों का लिखा हुआ संदेश आ गया, मगर किस परंपरा और विधान में लिखा है कि आज के दिन इन दोनों की मौजूदगी नहीं हो सकती थी। हम आज के वीडियो में मीडिया के कवरेज के दौरान जिस तरह की छवि गढ़ी गई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जंतर मंतर पर जो हुआ है उस पर पहले थोड़ी बात जरूरी है। अफसोस कि हमें इन तस्वीरों के फोटोग्राफर का नाम पता नहीं, मगर इन्हें साक्षी मलिक और कांग्रेस ने ट्वीट किया है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई भी कह सकता है कि सेंगोल के आदर्शों का पालन हुआ है? क्या यही नीति परायणता है? अपने साथ कथित रूप से छेड़खानी और यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी थी और उनके समर्थक भी। इनके साथ आज ये बर्ताव हुआ है। आज ही साक्षी मलिक ने ट्वीट में लिखा है कि पीएम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और फिर खिलाड़ियों की गिरफ्तारी होती है। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? दूसरी तरफ नई संसद की अलौकिक आभा को निहारते बताते वही सांसद महोदय बृजभूषण सिंह देखे जा सकते हैं। क्या यही सेंगोल का इंसाफ है? जिन पर आरोप है वो सुशोभित है, जो आरोप लगा रही है वो दंडित हो रही है, पुलिस उन्हें घसीट रही है। आपको यह भी तय करना है कि जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो आज के गर्व वाले दिन को कितना महान बनाता है, और जो राष्ट्रपति के साथ हुआ है उससे आज का दिन कितना गौरवशाली बन जाता है। हम आज के वीडियो में आगे चलकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उस पर भी बात करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज के आयोजन और जंतर मंतर पर जो हुआ है दोनों को साथ साथ देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन लोकतंत्र की महिमा गाई जा रही थी उसी दिन लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरने पर बैठे लोगों को उजाड़ दिया गया। 23 अप्रैल से धरने पर बैठी हैं, मगर इसके लिए आज के ही दिन को चुना गया। ओलंपिक खिलाड़ी साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है कि सभी पहलवानों और बुजुर्ग माताओं को हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस ने जंतर मंतर पर हमारा मोर्चा उखाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा सामान उठाया जा रहा है। ये कैसी गुंडागर्दी है? ये वीडियो भी साक्षी ने ट्वीट किया है। संसद भवन से थोड़ी दूरी पर यह सब हुआ। हम इस पर आगे बात करेंगे। संसद के नए भवन का उद्घाटन हो गया। इस दौरान गोदी मीडिया के कवरेज का भी अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इस पर भाषा के विद्वान गौर करें, और आप भी, कि दिव्य, भव्य और गौरवान्वित जैसे विशेषणों से उनकी भाषा कितनी खोखली लग रही थी। इनके इस्तेमाल से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इतना बढ़ चढ़ कर किया ही जा रहा है तो फिर इसे विस्तार भी दे सकते थे कि क्या दिव्य है और क्या भव्य है। केवल दिव्य दिव्य भव्य भव्य चिल्लाए जा रहे थे।
प्रधानमंत्री ने ही अपने ट्वीट में भव्य और दिव्य का इस्तेमाल किया। कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री अकेले सब कुछ ही कर रहे हैं, बल्कि इन एंकरों के लिए भी स्क्रिप्ट के लिए शब्द भी वही सप्लाई कर दे रहे हैं। यहां तक कि एक चैनल पर पट्टी चल रही थी कि हाई क्वालिटी के ऑडियो वीडियो हैं। आज जब ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आम फोन में मौजूद होती है और हाई फाई ही होती है, तब हाई क्वालिटी पर इस तरह से जोर दिया जा रहा था जैसे किसी जमाने में वीसीआर के आने पर गांव-गांव में फिल्म देखने का उत्साह होता था। वीडियो कोच चला करते थे। आमतौर पर जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है सभी के लिए सब जगह, उनकी बातों को भी खास बताकर पेश किया जा रहा है। हम आज की इस रिपोर्ट में अपना समय इस पर बर्बाद नहीं करना चाहते कि संसद के नए वीडियो के लिए वॉइस ओवर शाहरुख खान ने किया या अक्षय कुमार ने। यह सब चलता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने कवर किया है उसकी हम समीक्षा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर न्यूज चैनलों का आज का कवरेज फीका रहा। ऐसे तमाम बड़े मौके पर नजर आने वाले उनके बड़े चेहरे सुबह की पारी में नजर नहीं आए। आप YouTube में इन चैनलों के कवरेज को देखेंगे तो पता चलेगा कि एंकरों के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि मार्बल कहां से आया है, किस द्वार का क्या नाम है, लकड़ी कहां से आई है। यह सारी जानकारी कई दिनों से इन्हीं चैनलों पर आ ही रही थी, बिल्कुल कई बार बताई जा सकती है। मगर इन बुनियादी बातों के अलावा स्टूडियो और संसद के बाहर से रिपोर्ट कर रहे एंकरों और रिपोर्टरों के कवरेज में ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आया। भव्य दिव्य के सहारे वे जनरल बातें ही दोहराते रहे। ऐसा लगता है कि सरकार ने संसद के नए भवन से संबंधित जो मीडिया किट जारी किया, वीडियो जारी किया, उसे भी इन पत्रकारों ने ठीक से और सम्मान से नहीं पढ़ा होगा। इसकी जगह तमाम चैनलों पर एंकर और रिपोर्टर संसद के उद्घाटन के नाम पर धार्मिक परंपरा का आधा अधूरा ज्ञान पेश करते रहे। धर्म के बारे में ही तैयारी से बता देते तो सुनने में अच्छा लगता। 9 साल से धर्म करने के बाद भी इन चैनलों में धर्म को लेकर ढंग की जानकारी देने वाला कोई नहीं। यह बात मैं किसी अहंकार में नहीं कह रहा। आप खुद YouTube में जाकर धर्म के लिहाज से एंकरों के बोले गए शब्द और चैनलों की पट्टी पर लिखे गए वाक्यों की समीक्षा कर सकते हैं जो आज प्रदर्शित हुई है। हम समझते हैं कि आम जनता भाषा की इन बारीकियों को नहीं समझ पाएगी, लेकिन मीडिया किस तरह से अपने कवरेज से जनता के दिमाग में प्रोपेगेंडा ठेलता है, इसे समझना मीडिया पढ़ाने वालों, पत्रकारों और आप दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। गोदी मीडिया के कवरेज की चतुराई को समझना इतना मुश्किल नहीं है। संसद के कवरेज में मोदी की चुनावी पंचलाइनें और सरकारी नारे और हिंदुत्व के एजेंडे को किस तरह ठेल दिया गया, मिला दिया गया, आम जनता के लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि यह कवरेज हिंदुत्व के अवतरण का हो रहा है या संसद की नई इमारत के उद्घाटन का। कई चैनलों पर विश्लेषक के रूप में संसदीय परंपरा के ज्ञानी के साथ साथ साधु संत और धार्मिक मठों के प्रमुख भी बुलाए गए, बिठाए गए। तो कुल मिलाकर फर्क करना मुश्किल होता रहा कि कार्यक्रम किस चीज का है, धर्म के महिमा मंडन का या संसदीय परंपरा के महिमा मंडन का। जैसे इस चैनल के स्क्रीन पर अचानक से एक अकेला सब पर भारी फ्लैश होने लगा। इसका क्या मतलब है? एक अकेला सब पर भारी का संसद के उद्घाटन से क्या संबंध है? क्या एक पत्रकार की भाषा है? बीजेपी के नेता बोलें तो बात समझ में आती है, लेकिन एक चैनल बोल रहा है कि एक अकेला सब पर भारी। किसी को यह भी अजीब नहीं लगा कि बार बार जोर दिया जा रहा है कि संसद के नए भवन का निर्माण प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ और अपने ही बनाए इस भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि भी हैं। ऐसा कभी आपने सुना? इस तरह से आज के कवरेज को देखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अखबार पढ़ लेने से अखबार पढ़ना नहीं आ जाता है, ना टीवी खोलकर देख लेने से टीवी देखना आ जाता है। एक चैनल ने अपनी पट्टी पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा भी ठेल दिया। आप जानते हैं किसका है, लेकिन बताइए इसका संसद के उद्घाटन से क्या संबंध है? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि काश आज के दिन के कवरेज में संसदीय परंपराओं की जानकारियां दी गई होती तो मीडिया इस लोकतंत्र को समृद्ध करने का काम करता। अब हम आपको कुछ चैनलों की पट्टी पर लिखी गई चंद सूचनाओं का उदाहरण देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के स्लोगन को
आज के उद्घाटन में किस तरह से मिक्स किया गया, इसका मीडिया के छात्रों को अध्ययन करना चाहिए। तब दिखेगा कि संसद को लेकर कितनी जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री के नारों को कितनी जगह मिली। इस तरह कवरेज को देखते हुए उनके राजनीतिक अभियानों के नारे जनता तक पहुंचाए जाने लगे। ये आज तक की पट्टी पर लिखे गए कुछ वाक्य हैं। न्यू इंडिया की नई संसद, देश की नई संसद, एक भारत श्रेष्ठ भारत, संतों का समागम, मंत्रोच्चार से उद्घाटन, नई संसद, आन बान शान, स्वदेशी पहचान, नई संसद नई पहचान, बदलता हिंदुस्तान। मेरी टिप्पणी में कई चैनलों के कवरेज के भाव हैं, लेकिन जहां उदाहरण देना होगा नाम लेकर दे दूंगा। कई चैनलों पर एंकरों के विश्लेषण में मेक इन इंडिया भी बार बार सुनाई देता रहा। उस मेक इन इंडिया की क्या हालत है, यह भी बता देते कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहां है, यह सेक्टर क्यों रोजगार नहीं दे पा रहा है। मगर एक असफल नारे को सफल नारे की तरह आज के कवरेज में मिला जुला कर ठेल दिया गया। जिस मेक इन इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री खुद अलग से विपक्ष के साथ बहस करना नहीं चाहेंगे, उस मेकिंग इंडिया का नारा संसद भवन के कवरेज के दौरान जनता के बीच पहुंचाया जाता रहा। न्यू इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वदेशी पहचान, सर्वधर्म प्रार्थना सभा को एक महिला एंकर ने सबका साथ सबका विकास के नारे से जोड़ दिया। अब आप इंडिया टीवी चैनल की पट्टी पर जो लिखा था और जितना मैंने देखा था उस पर गौर कीजिए। आप नोट कीजिए कि इन पट्टियों पर संसदीय परंपरा की कितनी कम जानकारी है भी या नहीं। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो YouTube में इनके कवरेज को जाकर देखें कि मैंने कितना सही विश्लेषण किया है। पहले इंडिया टीवी की पट्टी पर लिखे वाक्य की बात करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे धर्म की आड़ में एक दल की राजनीतिक शब्दावली को संसदीय परंपरा के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। क्या हिंदू की जगह सनातन का इस्तेमाल मीडिया की शब्दावली है ताकि हिंदू हिंदू लिखने से कोई कानूनी अड़चन पैदा ना हो, इसलिए सनातन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया टीवी ने लिखा है, नई संसद में सेंगोल, सनातन संस्कृति का उद्घोष, लोकतंत्र के नए मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। नई संसद में वैदिक मंत्रोच्चार, सनातनी संस्कार, सेंगोल, संतों का समागम, दृश्य विहंगम, मेरी संसद मेरा अभिमान, यह है हिंदुस्तान। नई संसद में राजदंड, विपक्ष में भय प्रचंड। इंडिया टीवी पर एक सवाल फ्लैश कर रहा था कि सेंगोल नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बनी। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने यह सवाल उठाया था। यह सवाल आया कहां से, इसके तथ्य क्या है कि नेहरू वॉकिंग स्टिक की तरह इसका इस्तेमाल करते थे। इसी के अब तक तथ्य नहीं मिले हैं कि सेंगोल का 1947 में सत्ता के हस्तांतरण से संबंध रहा था। सरकार दावा करती है, लेकिन इस दावे के समानांतर कई और दावे आ गए। इस सेंगोल को लेकर कई जगहों पर तथ्यों के आधार पर कई चुनौतियां दी गई, रिपोर्टिंग हुई है, जिससे पता चलता है कि कई सारी अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक बातें घुला मिलाकर पहुंचा दी गई हैं। इसकी कोई जानकारी इस पट्टी पर नहीं दी जाती है। सेंगोल नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बनी, इस सवाल को ऐसे पेश किया जाता है जैसे इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि नेहरू इसका इस्तेमाल वॉकिंग स्टिक की तरह किया करते थे। और तो और जब प्रधानमंत्री सेंगोल को दंडवत प्रणाम कर रहे थे तब भी नहीं बता रहे थे कि नेहरू ने इसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल किया और अब प्रधानमंत्री उसे प्रणाम कर रहे हैं। आज के कवरेज में नेहरू गायब हैं, जबकि सेंगोल के कवरेज में, पहले के कवरेज में बार बार नेहरू का जिक्र आता रहा था। बल्कि आप आज के कवरेज में यही देख लीजिए कि तमाम एंकर सेंगोल को लेकर क्या बोल रहे थे। इसके बारे में कई दिनों से तमाम तथ्य आ चुके हैं। अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 9 साल में भारतीय टीवी मीडिया का कितना पतन हुआ है। बल्कि आज के कवरेज को प्रधानमंत्री मोदी भी देख लेंगे तो 9 साल तक दिन रात उनकी भक्ति करने वाले इस मीडिया के पास एक भी एंकर ऐसा नहीं है जो ढंग से उनकी उपलब्धियों का बखान कर सकें। प्रधानमंत्री समझ जाएंगे। अगर विशेषण ना हो इनके पास, उपमा ना हो, तो इन एंकरों के पास एक वाक्य ना बचे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने के लिए। यही हाल सेंगोल को लेकर रहा। पूरे कवरेज में एक बार भी नहीं बताया गया कि सेंगोल को लेकर हिंदू अखबार में क्या छपा है, इसकी ऐतिहासिकता को लेकर सरकार के दावे से अलग क्या कहा जा रहा है। यह है आज का मीडिया, जिसमें दूसरे पक्ष की कोई जगह नहीं होती है। हम न्यूज चैनलों पर चली पट्टियों पर लिखे वाक्यों की बात कर रहे हैं। हम इस वीडियो में मीडिया के कवरेज की समीक्षा कर रहे हैं।
कवरेज में हिंदुत्व की राजनीतिक शब्दावली, प्रधानमंत्री की छवि, उनके राजनीतिक और सरकारी नारे को ऐसे मिला दिया गया है कि आपको लग सकता है कि हम संसद के उद्घाटन की आलोचना कर रहे हैं, जबकि हम मीडिया के कवरेज के बारे में आपको बता रहे हैं। इस मीडिया में इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह बता सके कि मोदी ने किस तरह से अपनी विचारधारा को सांस्थानिक और इमारती रूप दिया है। आलोचना या समीक्षा छोड़िए, आज के मीडिया के पास तारीफ के लिए भी भाषा नहीं है। गौरव के इन क्षणों में पत्रकारिता की इस दरिद्रता पर मोदी के समर्थक विद्वान भी विचार कर रहे होंगे। करना भी चाहिए कि अब मीडिया ने हमारी उपलब्धियों को भी देखने की क्षमता खो दी है। आप क्या देख रहे थे और उसके साथ साथ आपको बताने के लिए क्या बोला जा रहा था, यही समझ लेंगे तो आपका देखना पूरी तरह से बदल जाएगा। आज तक चैनल पर एक संत बार बार प्रधानमंत्री के विकल्प में राजा का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह 8 बजे के करीब संत जी ने कहा कि हमारा राजा अच्छा होना चाहिए, राजा अच्छा होता है तो राजा धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा भी धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा अधर्म मार्ग में जाएंगे तो राजा भी अधर्म मार्ग में जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं हमको मिला धर्म मार्ग का रास्ता देने वाला दामोदर दास नरेंद्र मोदी, इसलिए ऐसा राजा दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है, ये वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी ये सब नदी हैं, नदी इधर ही मिलती है भारत देश में। राम अवतार, कृष्ण अवतार, सारा अवतार इधर ही है। हर संत को पता है कि देश का प्रधानमंत्री राजा नहीं होता है, मगर आज तक पर संत बहुत आसानी से उन्हें राजा के रूप में और धर्म के प्रतिनिधि राजा के रूप में स्थापित कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आज तक की एंकर ने कभी कहा ही होगा कि आप प्रधानमंत्री को राजा ना कहें, लेकिन मैंने जितना सुना उस दौरान एंकर ने एक बार भी नहीं कहा कि राजा ना कहें। रिपब्लिक भारत पर जैन संत ने कहा कि जो हम प्राचीन समय में सुनते थे कि राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे, आज पीएम ने वही दृश्य संसद में उपस्थित किया है, उनका आभार है। यही नहीं, आज तक पर मलाई मंदिर के मुख्य पुजारी वैद्यनाथ शिवाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। इस तरह की बातें दर्शकों के बीच फैला दी गई। अब दर्शक कहां से पता कर पाएगा कि प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है या नहीं? कम से कम एंकर ही सुधार कर सकती थी। राहुल गांधी का बयान आया है कि संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इस तरह कई और जगहों पर जो विश्लेषण हो रहा था, प्रधानमंत्री को उनमें राजा की तरह पेश किया जा रहा था। इस संदर्भ में विपक्ष का आरोप हवा में नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद को राजा की तरह पेश करना चाहते हैं। इन्हीं संत ने कह दिया कि नदी इधर ही मिलता है भारत देश में, क्या नदियां कहीं और नहीं मिलती हैं? यही नहीं, जब कवरेज हो रहा था, महिमा मंडन हो रहा था, राजनीतिक प्रतिक्रिया के नाम पर उन धार्मिक संतों की प्रतिक्रिया ली जाने लगी जो पहले से ही मोदी मोदी करते हैं। उन्होंने कभी भी जनता के मुद्दों पर मुंह नहीं खोला कि महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी ज्यादा है, स्कूल की फीस बहुत बढ़ गई है, अस्पताल के इलाज का खर्चा घर बिकवा दे रहा है। लेकिन जब केवल प्रशंसा करनी हो, विपक्ष को धर्म विरोधी खांचे में फिट कर देना हो, तब इन धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में ली जाने लग जाती है। जबकि स्टूडियो में बुलाए जाते हैं कि धर्म के विषय पर बोलेंगे, मगर एंकर के पास धर्म को लेकर पूछने के लिए कुछ होता ही नहीं है, लिहाजा ये राजनीतिक जवाब देने लग जाते हैं। न्यूज़ चैनल चाहते तो अपने दर्शकों को बता सकते थे कि जो संत दिखाई दे रहे हैं उनमें महिलाएं ना के बराबर क्यों हैं। महिला एंकर ही ये सवाल पूछ लेती। बिल्कुल सर्वधर्म प्रार्थना सभा में महिलाएं थीं, मगर जिन संतों की तरफ से प्रधानमंत्री को आशीर्वचन दिया गया, आशीर्वाद दिया गया, पूजा कराई गई, उसमें महिला संत कितनी दिखीं? लेकिन इस सवाल को उठाने की परंपरा ही अब खत्म हो गई है। जब हम महिला राष्ट्रपति चुनते हैं तो महिला महिला के नाम पर कितना हंगामा करते हैं, लेकिन वे भी नजर नहीं आ रही थी। क्या सर्वधर्म सभा में राष्ट्रपति नहीं हो सकती थी? यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखे, मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य दिखे, जिन्हें शपथ राष्ट्रपति ही दिलाती हैं, तब वे यहाँ क्यों नहीं हो सकती थीं? 2 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक में हार के बाद कर्नाटक फर्नाटक कह रहे थे। आज तमिलनाडु के अलग अलग मठों से आए इन संतों के बहाने दक्षिण प्रेमी होने का प्रदर्शन हो रहा था। न्यूज़ चैनल इसी पर बात कर लेते कि लिंगायत मठों से कोई क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंगोल के बहाने कर्नाटक की मठ परंपरा, बसवन्ना परंपरा के लोग क्यों नहीं बुलाए गए, जिनकी बात
कर्नाटक के चुनावों में प्रधानमंत्री कर रहे थे, उत्तर और पूर्वोत्तर के मठों से क्यों नहीं आए? इस पर भी बात होती तो पता चलता कि धर्म की राजनीति में विलीन हो चुका गोदी मीडिया धर्म का ज्ञानी है। वह विपक्ष पर धार्मिक परंपराओं से अनजान होने का आरोप लगाता है, लेकिन खुद कितना जानता है आज के कवरेज से पता चल जाएगा। एक एंकर ने उत्साह में कह दिया कि पवित्र हवन से संसद भवन का उद्घाटन हुआ। क्या हवन हमेशा पवित्र नहीं होता? अपवित्र हवन भी होता है। दोपहर जब संसद के नए भवन में सांसद और अन्य अतिथि जमा हुए, तब वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें संसद की पुरानी इमारत की खूब प्रशंसा की गई, भारत को दिशा देने वाला बताया गया। लेकिन दूरदर्शन के संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कह दिया कि पुराने संसद से गुलामी की खुशबू आया करती थी। गुलामी की खुशबू, यह कोई नया परफ्यूम है? आज तक पर हिमांशु मिश्रा नाम के एक रिपोर्टर ने लाइव कवरेज में कहा कि पुरानी संसद गुलामी का प्रतीक थी। माने जो भाषा बीजेपी की है वही मीडिया कर्मी की हो जाती है, और ये दोनों एक तरह की बातें अलग अलग समय में बोल रहे होते हैं। एक पत्रकार अगर पुरानी संसद को गुलामी का प्रतीक बता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यह पत्रकार किस तरह से दर्शकों के दिमाग को बरगला रहे हैं। संसदीय परंपरा और प्रतीकों की समझ कितनी अधूरी है। जिस संसद को आप आजादी के प्रतीक के रूप में देखते रहे हों, उसे ये एंकर अचानक गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। जो बात खुद प्रधानमंत्री नहीं कर सकते कि पुरानी संसद गुलामी का प्रतीक थी, जिसकी चौखट पर उन्होंने 2014 में माथा टेका, मंदिर बताया। लोकतंत्र के उस पुराने मंदिर को एक चैनल का पत्रकार संसद से लाइव करते हुए गुलामी का प्रतीक बताने लगा। 27 मई के अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल में उसके पाठ्यक्रम में इकबाल की मौजूदगी पर विचार हो रहा था। तब वहां वीसी ने कहा कि जिन्होंने देश को तोड़ने के लिए सोचा उनका पाठ क्यों हो। इकबाल को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। आज संसद में जो फिल्म दिखाई गई उसमें इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा गीत का पूरा धुन शामिल है। हमारा मीडिया जर्जर हो चुका है, वह इतना भी नहीं दिखा सकता। कम से कम इसी का विरोध कर देता कि जिस इकबाल को पाठ्यक्रम में नहीं रख सकते, संसद के शुभारंभ में कैसे उनकी रचना पर धुन बच सकती है। तमाम रिपोर्टर वही पूछ रहे हैं जो दिख रहा है आपको भी, आप देख रहे हैं, और संसद टीवी प्रसारण में बता भी रहा है कि किस धर्म की प्रार्थना हो रही है। मगर रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि क्या पूजा की। यही नहीं, रिपब्लिक भारत पर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, मोदी जी भी थे? मतलब सब देख रहे हैं और हर दूसरे फ्रेम में मोदी जी ही दिख रहे हैं, मगर रिपोर्टर पूछ रहा है कि मोदी जी भी थे। आज संसद का उद्घाटन हुआ, मगर न्यूज चैनलों के कवरेज के हिसाब से देखेंगे तो आज भारत की पत्रकारिता के ऐतिहासिक पतन का शानदार उदाहरण मिलेगा। वैसे तो हर दिन मिलता है। वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका प्रधानमंत्री ने यहाँ गिनती के मजदूरों को सम्मानित किया। मीडिया में 40,000 और 60,000 श्रमजीवियों के सम्मान की बातें चलती रही हैं। क्या प्रतीक के तौर पर किया गया या आगे कोई दूसरा कार्यक्रम होगा, मीडिया ने नहीं बताया। बेशक यहाँ कुछ मजदूरों का सम्मान हुआ, लेकिन आज इंडिया टीवी पर पट्टी चलती रही कि 60,000 मजदूरों का सम्मान होगा। मजदूरों को श्रमजीवी, श्रमयोगी लिखा जा रहा था। इस तरह की बदलती शब्दावलियों का भी अध्ययन कीजिए, ऐसा लगेगा कि चैनल इनका कितना सम्मान करते हैं। लेकिन जब यही मजदूर न्यूनतम मजदूरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, तो चैनलों के रिपोर्टर गायब हो जाते हैं। रिपोर्टर मजदूरों से पूछ रहे हैं कि आपको गर्व हो रहा है? कोई भी कहेगा हाँ हाँ हो रहा है। मजदूरों ने भी यही कहा कि गर्व हो रहा है। वेनियर लॉबी डिजाइन के आज दिल्ली में महिला पंचायत बुलाई गई। इस बारे में कवरेज से सब कुछ गायब था। ट्विटर पर ऑल इंडिया जाट महासभा के मोहित तोमर ने ट्वीट किया कि हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खाप और यूनियन के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और अंबाला में डटे हुए पंजाब के साथियों के लिए गुरुद्वारा को छावनी में बना दिया गया है। मगर चैनलों पर इसका कवरेज कई घंटे तक नजर नहीं आया, जब संसद का लाइव कवरेज चल रहा था। उसी दौरान दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाने लगी थी। जंतर मंतर पर 1 महीने से अधिक समय से महिला कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं। आज के दिन महिला पंचायत का ऐलान हुआ था। इसी संदर्भ में दिल्ली की सीमाओं को सील किया जाने लगा।
खबरें यह भी आ रही हैं कि भाग लेने आ रहे लोगों को रोका जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। संसद के नए भवन के नाम पर लोकतंत्र का बखान चल रहा था और उन्हीं चैनलों के स्टूडियो से थोड़ी दूर पर इस लोकतंत्र के लोक को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा के तरफ की सीमाएं सील की जा रही थीं और वहां से कोई लाइव कवरेज उस वक्त नजर नहीं आया, जबकि साक्षी मलिक ने कहा था कि उनकी पंचायत हर हाल में शांतिपूर्ण होगी। हम नई संसद के सामने कूच करेंगे और वहाँ हम पंचायत करेंगे महिला सम्मान के उसमें। अगर आपको रोकेंगे तो आप क्या करोगे? देखो, हम हमेशा से ही हाथ जोड़ के सबसे ये विनती कर रहे हैं कि शांति बनाए रखनी है, हिंसा नहीं करनी है और जो भी शरारती तत्व आएंगे उनसे बच के रहना है, देखना है कि कौन अपने बीच का नहीं है, तो शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहना है। और अगर आपको आगे बढ़ने नहीं दिया तो क्या करोगे? देखो, वो सिचुएशन देखेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम संसद तक पहुँचें और वहाँ पंचायत करें। साक्षी ने आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय खेल बिरादरी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि हमारे प्रधानमंत्री हमारी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे समर्थकों को हमारा समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लोगों को गिरफ्तार करके हम कैसे अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं? भारत की बेटियां पीड़ा में हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली पुलिस ने का बयान छपा है कि उन्हें पहलवानों को पंचायत में शामिल होने से रोकने का आदेश मिला है। जंतर मंतर पर आज पुलिस ने साक्षी, बजरंग और दिनेश को डिटेन कर लिया। दिल्ली पुलिस का बयान है कि हमने पहलवानों से कहा था कि उन्हें संसद तक मार्च नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन वे नहीं माने और उसके बाद हुई झड़प के चलते उन्हें हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में भेज दिया गया है। आज सुबह जारी एक वीडियो में दिनेश ने कहा कि उनके नेताओं को भी पुलिस ने जगह जगह हिरासत में लिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि देश याद रखेगा कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। और जितने भी किसान संगठन है, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है। कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है और हमें भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और देश याद रखेगा इस बात को। जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संविधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में दो चीजें एक साथ हो रही थी और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। अब हम आते हैं आज के कवरेज में विपक्ष के बारे में क्या क्या कहा गया उस पर। किस तरह से संसद के उद्घाटन के कवरेज के बहाने एंकर और रिपोर्टर विपक्ष के बारे में बातें कर रहे थे। 19 दलों ने बाकायदा पत्र लिखकर विस्तार से बताया है कि क्यों विरोध कर रहे हैं। फिर भी एक चैनल का एंकर बार बार कहता रहा कि बिना कारण विरोध कर रहे हैं। इस संसद में 2019 से डिप्टी स्पीकर नहीं है। आमतौर पर यह पद विपक्ष को जाता है। इस पर कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। लोकसभा में बजट बिना बहस के पास हो जा रहा है।
कृषि कानून अध्यादेश के सहारे लाया जाता है, इस पर कोई बात नहीं। तो यह मीडिया आपको संसदीय परंपरा के बारे में भी ठीक से नहीं बता सकता। जैसे ही प्रधानमंत्री संसद से गए, गोदी मीडिया अपने कवरेज में और भी नीचे गिर गया और तू मैं की बहस होने लगी। हम आपको आज के कवरेज द्वारा विपक्ष के बारे में बोले गए कुछ वाक्यों को सुनाना चाहते हैं। वैसे नवभारत चैनल पर एक वक्ता ने कहा कि संसद शब्द का इजाद सावरकर ने किया है, इसके तथ्यों की भी जांच कर लीजिएगा। वैसे किस चैनल पर आपने यह वीडियो देखा है? क्या कहीं भी दिखाया गया है कि आज राष्ट्रपति के न बुलाए जाने पर जनता दल यूनाइटेड ने पटना में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अनशन रखा था, जबकि इसकी घोषणा 2 दिन पहले कर दी गई थी? इसे कवरेज से क्यों बाहर किया गया? नवभारत पर एंकर ने कहा कि आज की तारीख में विपक्षी दल विलाप करते नजर आते हैं। राजनीतिक विरोध के लिए कोई मुद्दा नहीं मिलता तो कुछ भी बोलना होता है क्या? रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर ने कहा कि विपक्ष ने बिना सोचे समझे मुद्दे बनाए, जबकि विपक्ष ने एक पूरा पत्र जारी कर अपना कारण बताया है। एक चैनल पर कहा जाता है कि सेंगोल याद दिलाएगा सदस्यों को किस तरह देश हित में काम करना है, मगर वो एंकर नहीं कह पाई कि यहां डिप्टी स्पीकर नहीं है, ये कौन सा देश हित है। एक एंकर ने जयराम रमेश, मनोज झा और उदित राज के ट्वीट को समेटते हुए कहा कि 3 ट्वीट काफी हैं। जिस दिशा में देश चल रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में विपक्ष अपने एजेंडे के साथ चल रहा है। एक जगह एंकर या किसी रिपोर्टर ने कहा कि विरोधी खेमे का एक ही काम है, किसी तरह से सियासत करना, वाह जी, और मोदी विरोध करना। मोदी फोबिया हो गया है पूरे विपक्ष को। रिपब्लिक की एक रिपोर्टर ने कहा कि उन्हें लोगों ने बताया है कि विपक्ष को विकास नहीं दिखता। जब भी विकास दिखता है तो इस बात पर उतर आते हैं कि विरोध कैसे करें ये देखते हैं। विरोध पीएम का करते करते अब देश का भी करने लगे हैं। रजत शर्मा ने तो अपने ट्वीट में लिखा है कि बहिष्कार से मोदी का क्या गया, नुकसान तो विपक्ष का हुआ। अभी ही उन्होंने नफा नुकसान का ऐलान भी कर दिया। तो इस तरह से विपक्ष के बारे में टिप्पणी की गई, जिससे पता चलता है कि आज के मीडिया में विपक्ष की क्या जगह है। एक चैनल पर एक रिपोर्टर ने उत्साह में कह दिया कि पूरी दुनिया आज मोदी को बॉस कह रही, पूरी दुनिया। इस तरह का उत्साह विपक्ष के बारे में नहीं दिखेगा। लेकिन आप ही बताइए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक रंगारंग कार्यक्रम में ये बात कह दी, तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि पूरी दुनिया मोदी को बॉस कह रही है? मोदी पूरी दुनिया के बॉस हैं? क्या आप बॉस का मतलब जानते हैं? आप आसपास के अपने हालात भी तो देख लीजिए, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल को। क्या आपको लगता है कि भारत दुनिया का बॉस है? हमारा कहना है कि गोदी चैनलों का कवरेज सरकार के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग शब्द होते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो केवल सुंदर विशेषण और भारी भरकम उपमाएं होती हैं, और विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं। भारत का लोकतांत्रिक सफर 75 साल का हो चुका है, मगर आज टीवी चैनलों के एंकर की हालत देखकर नहीं लगा कि वे संसदीय परंपरा और इतिहास की जानकारी रखते हैं। कम से कम आज की उनकी तैयारी से यही लगता है। कितनी बार सुनेंगे कि आज गर्व का दिन है। गर्व के सहारे ही कई लोगों ने आज की अपनी शिफ्ट पूरी कर ली। अफसोस कि उस 1 घंटे के दौरान मीडिया का औसतपन और पतन होता रहा, जब संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।